इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज कांप रही थी। अरे तुम इतनी कमजोर दिल कब से हो गई? मैंने मुस्कुराकर गजाला के रुखसार पर हल्की सी चपत लगाई। खुद मुझे तफरीक करने के लिए कमरे से बाहर धकेला था और खुद ही अंदेशों में घिरकर परेशान हो रही हूँ। मेरी परेशानी बिला सबब नहीं थी। मेरे बैठने के बाद उसने बताया, ऑपरेटर्स पर 3 मरतबा गोपाल की कॉल आ चुकी है। आखिरी मरतबा मैंने आपका कोड इस्तेमाल करके उससे बात की थी। वो सख्त फिक्रमंद है। कह रहा था कि आप राह की एक जवान और खूबसूरत लड़की के हत्थे चढ़ गए हैं। खैरियत तो थी ना? मेरे दिल का चोर जाग उठा। रीना के बदन और कपड़ों से किसी कीमती परफ्यूम की भीनी भीनी महकार फूट रही थी जो मेरे जिस्म में भी रच चुकी थी, मगर गजाला ने उस नामानूस खुशबू के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा था। बस मुझे गोपाल की तशवीश से आगाह कर दिया था। मैंने जुबान खोलने से पहले अपनी जेब से रीना का विजिटिंग कार्ड निकाला और गजाला की तरफ बढ़ा दिया। R.A. राय, 70 तरशूल मार्ग, ग्रेटर कैलाश वन। गजाला ने बुलंद आवाज में रीना का कार्ड पढ़ा, फिर उसकी दफ्तार तलब निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। ये किसका कार्ड है? रीना अजीत राय। गोपाल को कैसे पता चला कि रीना राह की एजेंट है? मैंने रीना का पूरा नाम बताने के बाद पूछा। शायद उसे लड़की का नाम मालूम नहीं था, मगर यह पता था कि वो राह के लिए काम करती है। सुनील ने वापसी पर होटल का चक्कर लगाया था। उसने गोपाल को खबर दी कि आप एक खतरनाक लड़की के साथ होटल के बाल रूम में बैठे हुए हैं। गजाला को वो खबर गोपाल से ना मिली होती तब में मैं उसे रीना की कहानी जरूर सुनाता। हर तब्दीली या इम्कानी खतरे के बारे में उसका बाखबर रहना बहुत जरूरी था। यह और बात थी कि मैं इस कहानी के वो हिस्से हज़फ कर देता जिनमें मेरे लिए नदामत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। गजाला की जुबान से सुनील की रिपोर्ट सुनकर मुझे एक जहनी झटका लगा। वो तीनों बहरहाल IB जैसे एक मुनाज़्ज़म और जिम्मेदार इदारे से मुंसलिक थे जिसका अपना डिसिप्लिन था। वो मुझ जैसे आर्जी मेहमान को हर इज्जत और वक़्त दे सकते थे, लेकिन यह समझना गलत फहमी के मुतरादिफ होता कि वो अपने डिसिप्लिन को भूल कर दिल की गहराइयों से मुझे अपना चीफ या सरबराह समझ लेंगे। मैंने सुनील को बहुत वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि इस वक्त गोपाल नहीं बल्कि मैं उसका सरबराह था। इसे गोपाल की हदायत को भूल कर मेरे आकाम पर अमल करते हुए फौरी तौर पर होटल से वापस लौट जाना था। उसने किसी बहस के बगैर मेरे मुआक्कफ को तस्लीम कर लिया था और होटल से वापसी का वादा करने के बाद इस पर अमल भी कर डाला था। मैंने उसे रास्ते ही में ऑपरेटर्स पर राब्ता करके जान अस्मित के होटल की तलाश का नया काम सौंपा था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुझे होटल सम्राट का पता बताने के बाद सुनील ने गोपाल को नए वाकयात की रिपोर्ट दी। गोपाल ने उसे पूरे खलूस के साथ मशवरा दिया होगा कि वो दूर रहकर हमारी हिफाजत करता रहे। सुनील दोबारा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल चलाया। वहां मैं रीना के साथ उसकी नजरों में आ गया। गोपाल ने रीना के राह से ताल्लुक के बारे में गजाला को बता दिया था और खुद मेरी फिक्र में था। इस हकीकत से जाहिर हो रहा था कि रीना को देख लेने के बाद सुनील ने मेरी निगरानी जारी नहीं रखी थी। गोपाल को बाखबर करके खुद भी गायब हो गया था। वो निगरानी का सिलसिला जारी रखता तो उसके जरिए गोपाल को यह खबर भी मिल जाती कि मैं रीना के साथ उसी होटल के एक कमरे में मौजूद था। उन तीनों की अपनी मजबूरियां थी। वो दुश्मन की सरजमीन पर एक खतरनाक मिशन पूरा कर रहे थे। वो खुद को पोशीदा रखने की कोशिशों में इस हद तक कामयाब थे कि किसी को उन पर शुबा नहीं हो सका था। अगर रीना का ताल्लुक राह से था तो इससे मुलाकात से पहले राह का कोई ना कोई एजेंट मेरी निगरानी करता रहा था। मैं इस दौरान में सुनील से मिला था। उसके साथ देर तक शहर में घूमता रहा। सरला के गेस्ट हाउस में गया। उनमें से किसी बात को मुश्तबा नहीं समझा गया। रीना मुझसे आ टकराई और उसने पहली मुलाकात ही में मुझे अनिल विश्वास तक ले जाने की पेशकश कर डाली। वो सब सोचकर मैं अंदर से लर्ज कर रह गया। राह का कोई एजेंट इतना अहमक और अंधा नहीं हो सकता था कि वो मुझे सिविल लाइंस के इलाके में राह के उस जैली दफ्तर के करीब से गुजरता देखता जहां नरेश शर्मा बैठता था और उसके कान खड़े ना होते। राह वालों की तरफ से पीछा किए जाने के अंदेशों को मैंने फौरन मुस्तरद कर दिया। सुनील एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट था। हर पेशावर की तरह उसे मालूम था कि ऐसी मुहिम्मात में असल अहमियत मिशन की होती है। मिशन को बचाने और महफूज रखने के लिए बहुत सफाकी और संगदिली से अफराद बल्कि अपने करीबी साथियों तक को कुर्बान कर देना पड़ता है। उसे रीना के रूप में मेरे गिर्द खतरा मंडलाता हुआ नजर आ रहा था। शायद वो समझा हो कि आखिरकार राह वाले टैनी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उसका वो अंदाजा जरा भी दुरुस्त होता तो होटल के बालरूम में किसी भी लम्हे भयानक कुछ तो खून शुरू हो सकता था। राह और डैनी के दरमियान होने वाले इस मार्के की आग सुनील के दामन तक भी पहुंच सकती थी। मुझे हर तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ और बेबस पाकर वो किसी तरह खुद पर काबू नहीं रख सकता था।
जज्बात से मगलूब होकर मुकाबले में कूदता और मारा जाता। सुनील के वो खदशात मेरे जहन में मुजस्सम होते ही मुझे बेख्तियार वो फौजी याद आ गए जिन्होंने लड़ाई के एक मरहले पर दुश्मन पर फायर की इजाजत न मिलने पर अपने हाथ आहनी नालों पर मारकर तोड़ लिए थे। फायर की इजाजत न देने वाले दूर तक देख रहे थे। उनके सामने सिर्फ अपना महाज नहीं था, वो पूरे महाज के मफाद में फैसले कर रहे थे। दूसरी तरफ तोप या मशीन गन के पीछे बैठे हुए मगलूबुल गज़ब सिपाही थे जिन्हें अपने गिरदोपेश तक की कोई खबर नहीं थी। वो तो बस अपने निशाने पर आए हुए हर दुश्मन को गोलियों से भून देना चाहते थे। आप किस सोच में गुम हो गए? गजाला की आवाज ने मुझे चौंका दिया। सोच रहा हूं कि अब क्या होगा। मैंने जल्दी से बात बनाई। वो लड़की इत्तेफाकन आई थी मगर मुझे उस पर शुबा था। अब तुम गोपाल की कहानी सुना रही हो। वो राह की कारकुन है तो मुझे गर्दन से पकड़कर कहीं भी ले जा सकती थी। तुम्हें उसकी पेशकश का यकीन नहीं आएगा। क्या आपको अपने साथ शादी पर मजबूर कर रही थी? गजाला का कयास ज्यादा दूर तक मार नहीं कर सका। शायद मुझे उस पर हैरत न होती। वो किसी काम के लिए मुझे अनिल बिस्वास से मिलवाना चाहती है। गजाला बेसाख्ता अपनी जगह छोड़कर खड़ी होगी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। शायद कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। रावालों को हमारी असलियत का इल्म हो चुका है। वो आपके साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं। जानते हैं कि अब आप उनकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकेंगे। वो आपके खून के प्यासे हैं। अपनी मर्जी के मौका पर आपको अचानक घेर लेंगे। गजाला रो देने के करीब थी। मैंने उठकर उसके दोनों बाजू थाम लिए। हौसला हारने की जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो। कोई बुरा वक्त सर पर आ ही गया तो वो किसी तदबीर से टल सकेगा। ऐसी हौसला चिकन बातों से कोई फायदा नहीं होगा। अभी उन्होंने छेड़छाड़ की इब्तिदा की है। गोपाल हमें किसी तरह दिल्ली से निकाल दे तो हम अमृतसर जाकर बिंगू से मदद ले सकते हैं। वो आजमाया हुआ आदमी है। पूरी हिफाजत से हमें सरहद पार पहुंचा देगा। आराम से बैठो और पूरी बात सुनो। मैंने सख्ती से उसे कुर्सी पर बिठा दिया और अपनी बात जारी रखी। वो मुझे अपनी जवानी और खूबसूरती के जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। दुश्मन के साथ दुनिया में कहीं ऐसा सलूक नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये कोई और चक्कर है। वो राह के लिए काम करती है और आपको अनिल बिस्वास से मिलवाना चाहती है। क्या आपके लिए ये दो वजूह काफी नहीं है? उसने ये बात बहुत खूबसूरती से कही थी। मैंने गजाला का खौफ कम करने के लिए रीना की कहानी शुरू से छेड़ दी। खुदा करे कि मेरे खदशे बेबुनियाद हो, किसी को आप पर कोई शुबा ना हुआ हो, मगर आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि अब हम इनकी नजरों में आ गए हैं। आप हर तरफ से अपने राब्ते काट कर होटल के कमरे में महसूर हो जाएं, पर न जल्द या बादेर वो असलियत तक पहुंच जाएंगे। इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था। इधर अखबारों में खतरनाक पाकिस्तानी दहशतगर्दों के आने की खबरें छपी और उधर रीना मुझसे आ टकराई। हो सकता है कि लड़कियों के जरिए वो मुश्तबा पाकिस्तानियों की जांच पड़ताल कर रहे हों। खोने को कुछ भी हो सकता है। सबसे संगीन हकीकत यह है कि आपके सर पर खतरा मंडला रहा है। मैंने गजाला की बात सुनी अनसुनी करती। मेरा जहन उसके पिछले फिक्रों से उलझा हुआ था। रीना से मुलाकात होने के बाद मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। अगर वो पहले मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं थे तो इस वाक़े के बाद किसी भी वक्त हो सकते थे। हमें खास तौर पर वीरा से दूर रहने की जरूरत थी। इन ख्यालात में गलता मैं फोन की तरफ बढ़ा। साइड टेबल के पीछे पड़े हुए तारों पर नजर डाली तो CST गायब थी। मेरी मुस्तफसराना निगाहों का सामना करने से पहले गजाला बोली। गोपाल से बात होने के बाद मैंने CST निकाल दी। भीमगन भी एक दराज के पीछे छुपा दी। हर आहट पर मुझे डर लग रहा था कि राह वाले कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आएंगे। वो वक्फे वक्फे से अपनी जो कैफियत बयान कर रही थी, इनसे जाहिर हो रहा था कि वो बदतरीन जहनी दबाव से दो चार रही थी। शायद वो मेरे बारे में कोई मनहूस और बुरी खबर सुनने तक के अंदेशे में खुलती रही थी। मेरे इमाम पर उसने ड्रेसिंग टेबल की एक दराज के पीछे से CST निकाल दी। मैंने वही 7 साला जोड़कर ऑफ रखा। पुरानी तरकीब के मुताबिक मैंने होटल मरीना की ऑपरेटर से वीरा के कमरे का नंबर मांगा और रिसीवर पर वीरा की आवाज सुनते ही CSD ऑन कर दी। मेरा दिल कह रहा था कि यह तुम्हारा फोन होगा। मेरी आवाज सुनकर वीरा ने जवाब में खुशदिली से कहा, तुमको कुछ बुरी आदतें लाहक न होती तो तुम किसी दर्जे पर फायज हो सकती थी। आप पूरे ध्यान से सुन लोगे, ये शायद मेरा आखिरी फोन साबित हो। गैर इरादी तौर पर मेरी आवाज कुछ धीमी हो गई थी। एहसास हो जाने के बावजूद मैंने लहजा तब्दील किए बगैर अपनी बात जारी रखी। हालात ने अचानक पलटा खाया है। मैं कुछ लोगों की निगाह में आ गया हूँ। हो सकता है कि मेरी निगरानी शुरू हो गई हो। अब मुझे मोहतात रहना होगा। मेलजोल से तुम पहले ही गुरेज कर रहे हो। CSD है तो फोन करने में क्या कबाहत है। निगरानी के साथ फोन पर भी नजर रखी जा सकती है। मैं नहीं चाहता कि इनकी कोई कोशिश नाकाम हो और वो शुबा करने लगे कि हम अपने फोन के साथ कोई खुफिया डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? उसने मेरी बात काट कर सवाल किया। लंबी कहानी है। अभी ये तायुन नहीं हो सका कि वो मुझ पर शक कर रहे हैं या मुझे घेरना चाह रहे हैं। सूरत-ए-हाल मखदूश जरूर है। दोनों एक ही बातें हैं।
खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, अंजाम एक ही होता है। तुमने दोनों बातों को अलग क्यों कर दिया? कह रहा हूं कि यह लंबी कहानी है, जिंदगी रही और मुलाकात हुई तो तफसील भी बता दूंगा। शुक्रिया। वीरा की जहरीली आवाज मेरे कान के पर्दे से टकराई। तुमने यही बताने के लिए फोन किया था? इसी के साथ एक मशवरा भी है। हालात काबू से बाहर होने से पहले यहां से लौट जाओ, वरना मेरे साथ तुम भी अताब में आ जाओगे। तुम समझ लो कि मैं लौट चुकी हूं। मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूं, जो मुनासिब समझूंगी करूंगी। जिद मत करो। इस वक्त तुम भंवर से बाहर खड़ी हुई हो, एक बार इस गर्दाब में आ गई तो होश उड़ जाएंगे। अब तक दूसरों के होश उड़ाते रही हूं, इस बार यह तजर्बा भी सही। कल तक तुम तन्हाई से घबराई हुई थी। हमसे हर किस्म का राब्ता खत्म करने के बाद तुम्हारा ज़हनी सुकून जाता रहेगा। ऐसी हालत में तुमसे जरा भी लग्जिश हुई तो इसकी कोई मुआफी नहीं मिलेगी। तुम बोल रही हो कि इस वक्त तुम कहाँ हो। फोन पर इतनी तवील गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। वीरा की आवाज जहर आलूद थी। तुमको जो कहना था तुमने कह दिया। तुम्हारे खलूस का शुक्रिया। तुमको यकीन होना चाहिए कि मैं खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं रखती। अपनी स्वाबदीद के मुताबिक बेहतरीन फैसला करूंगी और इस पर अमल पैरा हो जाऊंगी। मुझे मालूम हो चुका है कि अब मुझे वाकई सबसे अलग रहकर काम करना है। तुम्हारी इजाजत हो तो अब मैं फोन बंद कर दूं। मुझे यकीन है कि तुम जज्बात की रो में आकर कोई गलती नहीं करोगी। मैंने जो कुछ कहा है इस पर ठंडे दिल से गौर करोगे। मैंने बेबसी से कहा। जवान दिल कभी ठंडे नहीं होते, इनमें अज़्म और वलवले के अलाव दहकते रहते हैं। ओके, गुड बाय। क्लिक की आवाज के साथ लाइन बेजान हो गई। मैंने खामोशी से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। खजाला ने मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि वीरा से गुफ्तगू की क्या नोयत रही थी। उसने बेसाख्ता कहा, मुझे अंदाजा था कि वो हठ धर्म है, आपकी किसी माकूल बात पर कान नहीं धरेगी। अब उसे इसकी हाल पर छोड़ देना ही मुनासिब होगा। अब यही करना पड़ेगा, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। उस पर सर खपाना अब बेसूद है। कहने को मैंने वो बात कह दी थी, मगर अमली तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वीरा अपने तौर पर जो चाहती करती रहती। हम दोनों में से कोई उसकी सलामती की तरफ से बेफिक्र नहीं हो सकता था। गजाला के लिए मेरे एक तरफा गुफ्तगू काफी थी, लेकिन फिर भी हम कुछ देर तक इसी मौजू पर मुतासफाना अंदाज में बातें करते रहे। मुझे कलक था कि वीरा ने अपनी आदत के मुताबिक मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था। उसके ज़हन में शकूक शुबहात के कीड़े रेंग रहे थे। ऑपरेटर शांत था। इस पर गोपाल की भराई हुई सी आवाज उबरते ही हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया और मैं गजाला से ऑपरेटर्स लेकर खिड़की के करीब पहुंच गया था ताकि आबिद अली उर्फ गोपाल की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे सके। गोपाल G2 था और इस वक्त मुझसे बात करने का ख्वाहा था। इसका पैगाम मुकम्मल होते ही मैंने उसे अपनी मौजूदगी की इत्तला दे दी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे ज़हन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मेरे जवाब पर एक गहरे सांस के बाद गोपाल की आवाज आई। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद था। होटल में उस लड़की का तुमसे टकराना खाली अज इल्लत नहीं था, वो राह वालों के लिए काम करती है। ओवर। फिक्रमंदी के लिए मैं तुम्हारा ममनून हूं, मगर मैंने सुनील को वापसी की हिदायत की थी। वो दोबारा होटल क्यों आया? ओवर। मैंने अपने ज़हन में बिच्छू के डंक की तरह चुभने वाला वो सवाल उससे कर डाला। इसमें सुनील की नहीं, मेरी गलती थी। गोपाल ने फराग दिली से एतराफ़ कर लिया। उसने मुझे तुम्हारी हिदायत के बारे में बताया था। मैंने समझा कि तुमने तकल्लुफ में उसे घर जाने का हुक्म दिया है। मैंने उसे ताकीद की थी कि वापसी से पहले एहतियातन एक बार होटल का चक्कर लगा ले और देख लो कि उसने एक खतरनाक लड़की को तुम्हारे साथ देख लिया। वो बहुत चालाक और दीदा तरीर लड़की है। वो तुमसे कैसे टकरा गई? ओवर। मैंने बात बढ़ाने का इरादा तर्क कर दिया। वीरा से तुर्शी पैदा हो जाने के बाद मैं दूसरा महज खोलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने कहा, तुम लड़की के बारे में इतना कुछ जानते हो, लेकिन उसका नाम लेने से गुरेज क्यों कर रहे हो? मेरी बात मुकम्मल हो जाने पर वो बोला, वो हर मौका पर एक मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करती है। पता नहीं तुमसे किस नाम से मिली थी? रीना अजीत राय। मैंने उसका नाम दोहराया। वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की है। मेरे पास उसका विजिटिंग कार्ड मौजूद है। मैंने दानिस्ता उसे ये बात नहीं बताई कि मुझे खुद रीना पर शुबा हो चुका था। शायद ये सुनील की होटल वापसी का रद्द-ए-अमल था। वो लोग बाखबर थे, तो मैं देखना चाहता था कि रीना के बारे में उनके ज़राए क्या इतलात फराम कर सकते थे। मैंने अनिल बिस्वास का नाम भी नहीं लिया। मुझे उसका पता बताओ, मैं चेक करके 10 मिनट में दोबारा राब्ता करता हूँ। वो कहाँ से मुअज़्ज़ज़ होगी? सुनील बता रहा था कि वो मेरठ के एक मामूली घराने की लड़की है। तेली में कुर्बो जवार के शहरों से आई हुई ऐसी हजारों लड़कियां घूमती फिरती हैं। मैंने रीना के कार्ड पर छपा हुआ पता दोहरा दिया, जो मुझे जुबानी याद हो चुका था। ग्रेटर कैलाश वाकई दिल्ली का महंगा तरीन रहायशी इलाका है। रीना का पता सुनकर गोपाल के लहजे का एतमाद कमजोर पड़ गया। वो कह रहा था, अगर वो वहीं रहती है तो फिर उसकी परवाज बहुत ऊंची है। राह वाले मकामियों को इतने भारी मुआवजे नहीं देते कि वो ग्रेटर कैलाश में रह सके। इसका बाप आसूदा हाल है। मफलूज माँ घर की ऊपरी मंजिल पर पड़ी रहती है। नीचे बाप अपनी रंगीन माफले सजाता है। रीना सहेलियों से मुलाकात के बहाने अपने मर्द दोस्तों से मेल जोल बरकरार रखती है। ये उसकी मुख्तसर और पूरी कहानी है।
मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया। इन तफसीलात ने मुझे शुबे में डाल दिया है। हो सकता है कि सुनील को धोखा हुआ हो, फिर भी मैं चेक करता हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ओवर एंड ऑल। गैर इरादी तौर पर मैं लहजे में हल्का सा तंज उभर आया। मैंने ऑपरेटर्स बंद कर दिया। आपने उसे अनिल बिस्वास के बारे में क्यों नहीं बताया? गजाला ने हर से पूछा। अब कॉल करेगा तो जरूर बताऊंगा, पहले इन लोगों को थोड़ा सा काम कर लेने दो। वो मुझे अपना बड़ा तस्लीम कर रहा है, फिर भी मुरब्बियाना अंदाज अपनाए हुए है। वीरा से गुफ्तगू के बाद शायद आपका मूड खराब हो चुका है, वरना गोपाल ने ऐसी कोई बात नहीं की। बेशक नहीं की, लेकिन उससे पहले वो सुनील को दोबारा होटल का चक्कर लगाने की हिदायत देकर अपनी बड़ाई झाड़ चुका था। गजाला बेसाख्ता हंस पड़े। इस वक्त आप वाकई चिड़चिड़े हो रहे हैं। अभी तक इतनी सी बात को लिए बैठे हैं। तुम इन बातों में ना पड़ो, उसे मैं खुद संभाल दूंगा। अब मुझे फिक्र है कि अव्वल खान से कैसे बात की जाए। मैं यहां से फोन नहीं कर सकता। क्यों? गजाला चौंक पड़ी। इससे बात करने की क्या जरूरत पेश आ गई? अब वाकयात में अचानक तेजी आ सकती है। मुमकिन है कि पाकिस्तान फोन करना नामुमकिन हो जाए। मैं नई सूरत हाल के बारे में उसे ताज़ा तरीन ब्रीफिंग देना चाहता हूँ, ताकि हमारे लोग अंधेरे में न रहें। इस बारे में गोपाल ही को मुनासिब मशवरा दे सकता है, गजाला ने शरीर लहजे में कहा। मैंने सर नजर से उसे घूरा और उसके लबों पर मचलती हुई मुस्कुराहट में साख्ता कहके में तब्दील हो गई। मुझे खुशी हुई कि वो ज़हनी दबाव से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। गोपाल ने 10 मिनट का वक्त लिया था, लेकिन इससे पहले उसकी कॉल आ गई। राब्ता होते ही वो पुरजोश आवाज में बोल पड़ा। सुनील का शुबा दुरुस्त था। वो लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। तरशूल मार के इस बंगले में क्लासिकल डांस अकेडमी कायम है, जहां बाहर से आने वाली लड़कियों को सस्ते नर्ख बोर्डिंग की सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। पर रक्स सिखाने के नाम पर लड़कियों को राह के लिए तैयार किया जाता है। रीना भी उसी के किसी कमरे में रहती होगी। अपने माँ बाप के बारे में उसकी कहानी बेबुनियाद है। कल तक ये मालूम करने की कोशिश भी की जाएगी कि अकेडमी या उसके बोर्डिंग हाउस में वो किस नाम से रह रही है। वो छपा हुआ कार्ड है, नाम दुरुस्त ही होगा। मैंने अपनी राय जाहिर की। उसने ग्रेटर कैलाश के मरूब कुन पते का फायदा उठाते हुए अपनी फर्जी इमारत की कहानी सुनाई है। अगर वो मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने से होती तब भी कोई फर्क ना पड़ता। मुझे उस पर शुबा हो चुका था। तुम्हें लाजमन शक होना चाहिए था। एक अजनबी लड़की तुम्हारे करीब क्यों आई थी? इब्तदाई नुक्ता यही था। बाद में उसने मुझे अनिल बिस्वास के लिए काम करने की पेशकश भी की थी। उसे अपना अंकल कह रही थी। गोपाल मेरी जुबान से वो इंकशाफ सुनकर उछल पड़ा। उसके तायुर ज़दा आवाज उभरी। ये बात तुम मुझे इतनी देर से बता रहे हो? तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था, मैंने सुकून से जवाब दिया। इसका मतलब है कि गड़बड़ हो चुकी है। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है। उसकी हैरत फौरन ही तशवीश में बदल गई। अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। मेरे बारे में वो इस कदर हैजान में मुब्तला हैं कि पहचान लेते तो लंबे चौड़े लाव लश्कर के साथ फौरन होटल का मुहासरा करके मुझे पकड़ लेते। मेरी दिलजोई के लिए रीना जैसी लड़की को ना भेजते। फिर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? हर ज़हन में पहला सवाल वही उभरता था। वो लाखों रुपए का सवाल था जिसका जवाब मुझे भी नहीं मालूम था। दूसरे बड़े शहरों की तरह दिल्ली भी ऐसी नौजवान लड़कियों की आमाजगाह है, जहाँ दूर दराज के इलाकों तक से नौजवान लड़कियां रोजगार की तलाश में आती हैं। कुछ अपना हदफ हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, बेशतर कहीं भटकती रहती हैं। राह वाले इनमें से अपने मतलब की लड़कियों को ताड़ लेते हैं। वो लड़कियों के जरिए काम निकालने के मामले में दुनिया भर की एजेंसियों से आगे हैं। इन्होंने कच्चे ज़हन की लड़कियों को अपने सांचे में ढालने के लिए क्लासिकल डांस अकेडमी जैसे कई नाम निहाद इदारे कायम किए हुए हैं। मेरी तरफ से इल्मी के इजहार के बाद वो राह वालों के तरीकाकार के बारे में मुझे समझाने लगा। इनकी ये हिकमत अमली अक्सर कामयाब रहती है। यह दूसरी जंग अजीम का कामयाब तरीन सबक है जो मगरिब से भारत वालों ने सीखा है। मैंने कहा, घर बार और मुहज़्ज़ब मुआशरों से दूर भयानक जंगी माहौल में शब रोज़ बारूदी धमाकों में गुजारने वाले फौजी सिन्फ नाज़िक के दीदार को तरसे हुए होते हैं। इन्हें ताज़ा दम होने के लिए महज से सिर्फ 3 दिन के लिए पीछे बुलाकर ताज़ा दमदस्ते आगे भेजे जाते थे। इन 2-3 छुट्टियों को वो अपनी जिंदगी की आखिरी मोहलत समझकर बेसब्री से गुजारते थे। इनके लिए औरत सिर्फ औरत होती थी। इन्हें इसकी कौम, मजहब, जुबान और वफादारियों से कोई गर्ज नहीं होती थी। औरत की नर्मो हयात आफरी आगोश में पहुंचकर दोनों हरीफों के फौजी बहक जाते थे और अपनी फौज की पोजीशनों से लेकर दूसरे अहम राज तक आसानी से उगल देते थे। ज़माना जंग का वो सबक आज अमन और सर्द जंग के दिनों में भी कहीं कहीं दोहराया जा रहा है। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तुम्हारा मुशाहिदा और मालूमात का दायरा हम लोगों से कहीं ज्यादा वसी है। काश हम तुम्हारे इस तजर्बे से भरपूर फैज उठा सकें। उसके बेसाख्ता जवाब से मेरे दिल में ठंडक सी पड़ गई। सुनील वाले वाक़े पर मेरे दिल में जो कदूरत पैदा हो गई थी वो धुल गई। मेरी अना का हल्का सा जख्म उसके चंद नर्म फिक्रों से यकायक भर गया और मैं इन तीनों के लिए एक बार फिर अपने दिल में मोहब्बत और अपनायत महसूस करने लगा। तुम रीना के बारे में इतना कुछ जानते हो तो उसे नजरअंदाज क्यों किया हुआ है? मैंने कदरे हैर से पूछा।
हम अपनी आंखें खुली रखते हैं और गिरदोपेश से पूरी तरह बाखबर रहने की कोशिश करते हैं, मगर गैर जरूरी बखेड़ों में नहीं उलझते। हम अपनी सारी तवज्जो अपने अहदाफ पर मरकूज रखते हैं, इनकी राह में हाजिर रुकावटों को दूर करते हैं। इससे आगे हमें किसी छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। ये हमारा डिसिप्लिन है, जिसे तुम हमारी मजबूरी भी कह सकते हो। अब वो मुझसे करीब होने की कोशिश कर रही है, एक अहम शख्स का नाम भी ले चुकी है। इसे तुम्हारे दायरा कार में आ जाना चाहिए।